हेलो दोस्तों, मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणबीर की लव स्टोरी के सीजन 2 में एपिसोड नंबर 6। आई होप आपको सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अगर अभी तक आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जल्दी से जाइए और चेक करके आराम से फुर्सत से सीजन 1 के सभी पार्ट एंजॉय कीजिए। अगर आपको सीजन 1 का पार्ट 1 ना मिले तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने देखा था माहिर को भी अच्छे से पता था कि हीर को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए उसने भी इस बात का फायदा उठाते हुए माही से कहा, आप सही कह रही हैं, इसे दूध से ही हीर की चोट जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर माही के हाथ से गिलास लेकर जबरदस्ती हीर के मुंह में लगा दिया। हीर बार बार अपना मुंह इधर उधर कर रही थी, इसीलिए माहिर ने कसकर उसके गालों को पकड़ा और उसे दूध को उसे पिलाकर ही दम लिया। फिर गिलास वापस ट्रे पर रखते हुए कहा, गुड गर्ल, अब देखना कैसे तुम्हारी चोट जल्दी ठीक होती है। हीर खांसते हुए गुस्से से माहिर को देख रही थी, जैसे कह रही हो, आपको तो मैं देख लूंगी भाई। वहीं माहिर ने भी डेविल स्माइल के साथ उसे देखा, जैसे कह रहा हो, देख लेना शौक से। इसके बाद वो भी रूम से बाहर निकल गया। प्रीत का घर। डिनर के वक्त प्रीत और सिमरन दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उन दोनों की माँ किचन में खाना बना रही थी। उन दोनों ही खाने आने का वह दोनों ही खाना आने का वेट कर रही थी। तब तक दोनों आपस में बातें भी कर रही थी। प्रीत ने सलाद की प्लेट से खीरे का स्लाइस उठाकर मुंह में डालते हुए कहा, और सिमी, कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? सिमी, जिसने दोनों हाथ टेबल पर रखे हुए थे, उसने कहा, अच्छी चल रही है दी, मुझे तो लग रहा है इस साल टॉप मैं ही करूंगी। तो प्रीत ने कहा, तेरी बहन भी कम नहीं है, इस बार देख लेना, मैं भी अपने कॉलेज में टॉप करने वाली हूँ। तुझे पता है ना, आज तक मैंने अच्छों को पीछे छोड़ा है। सिमरन ने खुश होते हुए कहा, फिर तो इस मामले में मैं भी आप पर ही गई होंगी, और ऐसा तो होना ही था, आखिर हम दोनों बहनें जो हैं। प्रीत ने थोड़े रहस्यमय तरीके से सिमी से कहा, सिमी, क्या तुम्हें सच नहीं पता? तो सिमी ने कंफ्यूजन से पूछा, सच? कौन सा सच दी? तो प्रीत ने बड़े ही सैड आवाज में कहा, यही कि तू मेरी सगी बहन नहीं है। मुझे तो लगा कि मम्मी ने तुझे बताया दिया होगा। सिमी शॉक्ड होते हुए बोली, ये क्या कह रही है आप? मैं तो आपकी सगी बहन ही हूँ। प्रीत ने पहले किचन की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा आगे की तरफ झुकते हुए धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुझे तेरी लाइफ का सबसे गहरा और सबसे बड़ा राज बताने वाली हूँ। मम्मी को मत बताना कि मैंने ये सब तुझे बता दिया। सिमी ने भी आगे की तरफ झुकते हुए धीरे से पूछा, कौन सा राज दी? जल्दी बताओ ना, इतना सस्पेंस क्यों बनाया हुआ है? तो प्रीत ने भी सिमी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, दिल थाम कर सुनना, और ये बात मम्मी और पापा को मत बताना। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि ये सब तेरे कभी नहीं आने चाहिए सामने, वरना तुझे पता है मम्मी मुझे बड़ा मारेगी। अब सिमी ने चिढ़ते हुए कहा, अब बता भी दो ना। तो प्रीत ने अपना गला साफ करते हुए कहा, तुझे पता है, तुझे तो कोई हमारे घर के बाहर सीढ़ियों पर छोड़कर गया था। जब मैं सुबह के वक्त स्कूल जा रही थी तब मैंने खुद तुझे देखा। वैसे तो मम्मी पापा ने कहा था कि हम इसे अपने घर नहीं लेकर जाएंगे, फिर मैंने ही रो रो कर जिद की थी कि मुझे यह टॉल चाहिए और इसे घर में लेकर आओ, तब जाकर वो लोग माने थे तुम्हें घर में लाने के लिए। प्रीत की ये बात सुनकर सिमी का चेहरा रोने जैसा हो गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या क्या आप सच कह रही है? वो मेरे असली मम्मी पापा नहीं हैं? तो प्रीत ने सैड होते हुए कहा, अनफॉर्चुनेटली ये सच है, पर क्या हो गया कि तुम इस घर की बेटी नहीं है, पर हम तुझे बड़ा प्यार करते हैं। सच में तुझे आज तक कभी महसूस होने दिया हमने? नहीं ना? प्रीत ये सब इतनी सीरियस वे में कह रही थी कि सिमी को अब कोई डाउट ही नहीं रहा। सिमी की शक्ल अब बिल्कुल रोंदी जैसी हो गई, जैसे वो अभी धाड़े मार मार कर रो देगी। वहीं सिमी की शक्ल देखकर प्रीत को मन ही मन बड़ी हंसी आ रही थी। फिर वो सीधा बैठते हुए बोली, मैंने तुझे सब बता दिया, तो प्लीज ये बात ना अपने तक रखना। वो क्या है ना, तेरी जिंदगी का इतना बड़ा सच छुपाना भी तो सही नहीं होता है। कहकर प्रीत वापस प्लेट में रखी सलाद खाने लगी। तभी प्रीत की मम्मी ने किचन में प्रीत को आवाज देते हुए कहा, प्रीत इधर आओ और खाना टेबल पर लगाने में मेरी हेल्प करो। प्रीत ने किचन की तरफ देखा और सिमी से कहा, देखा, मम्मी हमेशा हर काम मुझे ही बोलती है क्योंकि मैं उसकी सगी बेटी हूँ ना, इसीलिए। कहकर प्रीत टेबल से खड़ी हुई और किचन की तरफ बढ़ गई। प्रीत ने अपनी मम्मी के साथ मिलकर सारा खाना टेबल पर लगाया। वहीं सिमी अभी तक ऐसे ही शोक अवस्था में वहीं बैठी हुई थी। जसमीत जी ने चेयर पर बैठते हुए कुछ कहने के लिए सिमी की तरफ देखा, तो सिमी के चेहरे को देखकर उन्हें कंफ्यूजन से पूछा, तुम्हें क्या हुआ सिमी? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? तभी सिमी अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उन्हें देखते हुए एकदम से जोर जोर से रोने लगी। सिमी को ऐसे रोते देखकर प्रीत ने डरी हुई नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा और फिर सिमी की तरफ। फिर मन ही मन कहा, ये ऐसे क्यों रो रही है? ये तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई यार। मैंने तो मजाक किया था, अब ये पक्का मुझे पिटवा कर रहेगी। फिर बेचारी सी शक्ल बनाकर खुद से, प्रीत बेटा, इससे पहले कि
तुझे मम्मी की गालियाँ खाने को मिले, जल्दी से खाना प्लेट में डाल और निकल ले यहाँ से। वहीं जसमीत जी ने सिमी से पूछा, सिमी क्या हुआ, मेरी पुत्र इतना क्यों रो रही है। कहते हुए जसमीत जी सिमी के पास आई और सिमी अपनी माँ की कमर पकड़कर और भी जोर से रोने लगी। सिमी ने रोते हुए कहा, मम्मी मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ ना, मैं आपको आपके घर के बाहर मिली थी, सीढ़ियों पर है ना। जसमीत जी ने हैरानी से पूछा, ये क्या बोल रही है सिमी, तू मेरी सगी बेटी है, तुझे किसने कहा कि तू हमें सीढ़ियों पर मिली थी। तभी सिमी ने सुबकते हुए प्रीत की तरफ इशारा किया, जो अपनी प्लेट में खाना भरे हुए वहां से खिसकने की फिराक में थी। सिमी ने रोते हुए कहा, मुझे दी ने कहा कि मैं आप लोगों को सीढ़ियों पर पड़ी हुई मिली थी और फिर आप लोगों ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया मम्मी। सिमी की बात सुनकर प्रीत की मम्मी का पारा एकदम से हाई हो गया। उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, प्रीत रुको। प्रीत जो खाने की प्लेट पकड़े हुए सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी, अचानक से उसके कदम वहीं के वहीं थम गए। उसने डरकर धीरे से पीछे मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा, जो लाल पीली हुई उसे ही गुस्से से घूर रही थी। जसमीत ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा अपनी बहन को परेशान क्यों करती रहती हो, और ये क्या बकवास की तूने सिमी से की, सिमी हमारी सगी बेटी नहीं है। प्रीत ने बत्ती सी दिखाते हुए कहा, सॉरी मम्मी, मैंने तो छोटा सा मजाक किया था, मुझे क्या पता था ये स्टूपिड इस बात को सच मान लेगी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। जसमीत ने अब उसे घूरते हुए कहा, चुपचाप मेरे सामने आकर खड़ी हो। तो प्रीत ने जल्दी से कहा, मैं नहीं आ रही, मुझे अभी अपने चप्पलों की मार नहीं खानी, मुझे बहुत भूख लगी है। कहकर प्रीत जल्दी से खाना लिए सीढ़ियों से ऊपर भाग गई। जसमीत ने अपना माथा पीटते हुए कहा, क्या करूं इस लड़की का, इसका दिमाग कुछ अलग ही लेवल का है। फिर सिमी से कहा, तुम्हें पता है ना कि प्रीत कैसी है, तो तुम उसकी बात क्यों मानती हो। सिमी अब तक समझ चुकी थी कि उसकी बहन ने एक बार फिर से उसे बुद्धू बनाया है, तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, अब दी इतना सीरियस होकर ये बात कह रही थी तो मुझे लगा कि शायद सच होगा, मैं अब दी से बात ही नहीं करूंगी, हमेशा मुझे ऐसे ही परेशान करती रहती है। जसमीत ने प्यार से सिमी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू तो मेरी प्यारी पुत्र है, हमारी लाडली बेटी, अब रोना बंद कर और खाना खा। प्रीत की तो मैं अच्छे से पिटाई करूंगी। प्रीत जो अब तक ऊपर तक पहुंच चुकी थी, उसने वहीं से झांक कर नीचे देखा और तेज आवाज में कहा, हाँ मुझे तो जैसे सड़क से उठाकर लेकर आए थे ना, जो हर बार चपले मुझ पर ही बरसाते रहते हो, अब तो मुझे भी डाउट होने लगा है कि मैं आपकी सगी बेटी हूँ ही नहीं। प्रीत की बात सुनकर जसमीत ने गुस्से से कहा, प्रीत चुपचाप मुंह को बंद कर लो, वरना अभी पिट जाओगी मेरे हाथों से। अपनी माँ की बात सुनकर प्रीत जल्दी से अपने रूम में चली गई। अपने रूम के अंदर से लॉक कर लिया, फिर आराम से अपने खाने की प्लेट बेड पर रखकर खाना खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ शहर के सबसे बदनाम नाइट क्लब में, यह नाइट क्लब शहर का सबसे बदनाम क्लब था, क्योंकि यहाँ पर अक्सर क्रिमिनल लोग ही ज़्यादा आया करते थे, या फिर वो लोग जो यहाँ परोसी जाने वाली शराब, कबाब और सवाब में लालच में अक्सर आते रहते थे। अपनी रातें यहीं गुजारते थे। शरीफ घर के लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते थे। ये नाइट क्लब केडी का था। केडी वही है जिसे रणवीर ढूंढ रहा है। केडी के ऐसे और भी नाइट क्लब पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। केडी इस नाइट क्लब के आड़ में काफ़ी सारे इनलीगल धंधे भी करता था, जिसमें लड़कियों की खरीद फरोख्ती कर उन्हें ज़बरदस्ती कॉल गर्ल बनाना, कॉलेज के स्टूडेंट को ड्रग्स की लत लगाना और भी कई इस तरह के इनलीगल काम वो करता था, लेकिन खुद कभी दुनिया के सामने नहीं आया। आज तक किसी ने भी केडी को नहीं देखा था। अंदर ही कई सारे डांसर बिल्कुल नाम मात्र कपड़े पहने हुए वहां मौजूद लोगों का मनोरंजन कर रही थी। इस नाइट क्लब के बाहर एक साथ 3 गाड़ियां आकर रुकी और उनके पीछे ही 4-5 गाड़ियां और आकर रुकी। 3 गाड़ियों से रणवीर, रुद्र और वेदांत तीनों ही एक एक करके बाहर आए और तीनों ही एक साथ खड़े होकर उस नाइट क्लब को देखने लगे। रुद्र ने रणवीर से कहा, उसका खास आदमी यही है, पता चला है हमें। तो वेदांत ने रुद्र से पूछा, खबर पक्की तो है ना। तो रुद्र ने कहा, यह खबर झूठी हो ही नहीं सकती। फिर तीनों ही एक साथ क्लब के अंदर पड़ गए। उनके पीछे ही उनके आदमी भी, जो काले कपड़े पहने हुए थे और हाथ में खतरनाक हथियार लिए हुए थे, वह भी अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर जाकर रुद्र, रणवीर और वेदांत तीनों ने ही अपनी खतरनाक नजरों से चारों तरफ एक सरसरी निगाह डाली। वहाँ का माहौल काफी रंगीन नजर आ रहा था और नशे में बहुत सारे लड़के और लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहे थे और कुछ तो डांसर की कमर पकड़कर उसे के साथ अश्लील हरकतें भी कर रहे थे। रणवीर ने सेरा की तरफ एक नजर डाली। सेरा रणवीर का इशारा समझ गया और उसने अपना कमर में रखी हुई गन को निकालकर हवा में एक साथ 4 फायर किए। इसी के साथ वहां के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। जो जहां था वहीं खड़ा होकर सहमी हुई नजरों से उन लोगों की तरफ देखने लगा। रणवीर ने अपनी डरा देने वाली आवाज में कहा, कोई भी यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना। फिर सेरा से कहा, नजर रखो इन लोगों पर। फिर वेदांत और रुद्र के साथ एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। प्राइवेट रूम का गेट बंद था, इसीलिए रणवीर ने एक लात मारकर रूम का डोर तोड़ दिया। तो अंदर का नजारा तो कुछ इस तरह का था। कुछ आदमी सोफे पर बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे और उन सभी की गोद में एक एक लड़की को उन्होंने बिठाया हुआ था, जिन्होंने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे और वो उन सभी आदमियों को ड्रिंक परोस रही थी। तो दोस्तों, क्या होने वाला है
आगे कहानी में ये हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन कहानी अपने दमदार मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो आप प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताना कि आपको पहले वाला जोश और जुनून इस कहानी में मिल रहा है या नहीं। जल्दी से कमेंट करो और बताओ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वेदांत ने उन लोगों की तरफ अजीब नज़रों से देखा, फिर अपनी कमर से लगी हुई गन को निकालकर एक फायर कर आदमी के पैर पर मार दिया। इसी के साथ जहां उस आदमी के मुंह में एक दर्दनाक चीख निकली और उसके दर्द की कराहते हुए अपना पैर पकड़ लिया। बाकी के सभी लोग दहशत भरी नजरों से उन लोगों को देखने लगे। रणवीर ने उन लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा, चुपचाप यहीं कहीं कोने पकड़ लो, वरना तुम्हारे लाशें यहीं फर्श पर पड़ी हुई मिलेंगी। रणवीर की बात सुनकर वो लड़कियां जल्दी से एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। वहीं वो आदमी जिसके पैर पर गोली लगी थी वो कर्राते हुए बोला, कौन हो तुम लोग? मुझे गोली क्यों मारी? रुद्र ने फेक स्माइल के साथ कहा, हमारा मन कर रहा था इसीलिए। फिर अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, अब जो तुमसे पूछे बता देना, वरना अगली बार गोली तुम्हारे पैर पर नहीं सीधा तुम्हारे भेजे में आर पार होगी। बाकी 3 आदमी जो डरी हुई नजरों से उन्हें देख रहे थे, उसमें से एक आदमी बोला, हमें तो जाने दो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। रणवीर ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए, फिर उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे झटके से खड़ा करते हुए कहा, वो तो हमें देखना है कि तेरा कितना लेना और कितना देना है। कहकर उसने फिर से उसे सोफे पर किसी किंग की तरह उठाया और खुद बैठ गया और अपनी गन को अपनी अंगुलियों के बीच घुमाते हुए कहा, हाँ तो बता, कहाँ है केडी? वेदांत और रुद्र भी आकर उसके सामने के सोफे पर बैठ गए और तीनों ही इस वक्त किसी डेविल से कम नहीं लग रहे थे। उनके फेस एक्सप्रेशन भी काफी खतरनाक नजर आ रहे थे। वहीं चारों आदमी अब सूखे पत्ते की तरह डर से कांप रहे थे, क्योंकि उनके सामने तो साक्षात मौत की देवता बैठे हुए थे। उसमें से एक आदमी डरते हुए बोला, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते वो कहाँ है, बल्कि हमने तो उसे आज तक कभी देखा भी नहीं है। वो अपने सारे काम हमसे एक मैसेज के जरिए करवाता है। उसकी बात सुनकर फिर वेदांत ने बनावटी अफसोस के साथ कहा, ओह ऐसा है क्या? फिर तो तुम लोग हमारे किसी काम के नहीं हो, तो जी कर क्या करोगे? तो वो आदमी कंफ्यूजन से वेदांत को देखते हुए बोला। तो रुद्र ने कहा, अरे इसकी बात का मतलब मैं समझाता हूँ। इसके कहने का मतलब है कि अब तुम्हें मारना होगा। यह सुनते ही वो आदमी घुटनों के बल उन तीनों के सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगा। रणवीर ने एविल स्माइल के साथ कहा, तुम जैसे लोग इस धरती का पर बोझ हो और मेरा काम है इस बोझ को कम करना। फिर उसने अपनी भारी और सख्त आवाज में कहा, सेरा। इसी के साथ सेरा और कुछ आदमी भी प्राइवेट रूम के अंदर आ गए। रणवीर ने सेरा से कहा, चारों को बांधकर यहीं पटको और बाकी लोगों को यहाँ से बाहर निकालो और उसके बाद इस नाइट क्लब को उड़ा दो। कहकर रणवीर भी अपनी जगह से उठा और रूम से बाहर निकल गया। वेदांत और रुद्र ने एक डेविल स्माइल के साथ उन चारों की तरफ देखा और वो भी वहां से बाहर निकल गए। वहीं वो चारों आदमी अब गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांग रहे थे। कुछ देर बाद रणवीर, रुद्र और वेदांत तीनों ही अपनी अपनी गाड़ियों में आकर बैठ गए और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गए। लेकिन तभी एक तेज ब्लास्ट की आवाज आई। उन तीनों ने एक साथ अपनी गाड़ी के साइड मिरर की तरफ देखा तो पीछे ही वो नाइट बार धू धू कर चल रहा था, जिसे देखकर तीनों के ही फेस पर एक खतरनाक वाली स्माइल आ गई। रणवीर ने एक एविल स्माइल के साथ कहा, बहुत जल्द तेरी चिता भी ऐसे ही जलने वाली है। चिपले केडी रंधवा, आखिर कहाँ तक छिपेगा अपनी मौत से? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये केडी रंधवा वही है जिसने सीजन 1 में रणवीर को गोली मारी थी और रणवीर 3 दिन तक बेहोश रहा था। ये वही केडी रंधवा है। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताना, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाइए और जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सके। मुंबई शहर से दूर जंगलों के बीच बने हुए एक बड़ा सा विला। वह विला काफ़ी बड़ा था, लेकिन देखने में काफ़ी डरावना भी लग रहा था, क्योंकि ज़्यादातर वो ब्लैक कलर में ही बना हुआ था। अंदर से भी उस विला का इंटीरियर ब्लैक कलर में ही था, जिसकी वजह से दिन में भी उस विला में अंधेरा सा महसूस होता था। उस विला के बड़े से रूम में के अंदर एक आदमी गुस्से से पूरे रूम को तहस नहस किए जा रहा था। तुम ऐसे नहीं कर सकते रणवीर, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, केडी का नाम तुम कभी नहीं मिटा सकते। तुम केडी की मौत नहीं हो, बल्कि केडी तुम्हारी मौत बनकर आया है। इसीलिए तुम्हारा मरना तो तय है, और उससे पहले तुम अपनी बर्बादी का नज़ारा अपनी आंखों से देख कर जाओगे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। वो रूम वैसे तो काफ़ी बड़ा और लग्जरियस था, लेकिन उस आदमी ने, जिसका नाम केडी रंधावा था, उसने पूरे रूम को तहस नहस कर दिया था। ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। कुछ देर बाद वो सोफे पर जाकर बैठ गया और सामने टेबल पर रखी बोतल को खोलकर एक ही सांस में आधी बोतल खाली की और बोतल मुझसे मिलना चाहते हो ना तुम? तो आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। सुना है बहुत दिमाग है
तुम में, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे पहचान भी पाते हो कि नहीं। कहने के साथ ही केडी के होठों पर सातिर स्माइल आ गई। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सिर्फ 10 साल पहले ही के नाम उभरा था और तब से ही केडी और रणवीर के बीच में कोल्ड वार शुरू हो चुकी थी। केडी कभी भी खुलकर सामने नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो रणवीर की पोजीशन हासिल करे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में आज भी रणवीर के नाम का ही सिक्का चलता था। उसकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं होता था और ये बात केडी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका एक ही सपना था, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में राज करना। लेकिन इसके लिए उसे हर बार रणवीर से उलझना पड़ता था और रणवीर हर बार उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर देता था। धीरे धीरे ये कोल्ड वार अब खुलकर बाकी लोगों के सामने आ रही थी और सब जानते थे कि केडी और रणवीर दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, पर केडी भी कोई कम सातिर नहीं था। रणवीर ने बहुत कोशिश की थी केडी तक पहुंचने की, पर हर बार केडी बड़ी चालाकी से बच निकलता था। इंदौर आज संडे का दिन था, इसीलिए किसी को भी कॉलेज नहीं जाना था। वहीं प्रीत का तो मन था आज पूरा दिन बैठकर मूवी देखने का, इसीलिए वो सुबह से ही अपने रूम में दुनिया भर के स्नैक्स इकट्ठे किए और रूम को लॉक करके बैठी हुई थी। नीचे भले ही उसकी मम्मी उसे बुला बुलाकर थक चुकी थी, लेकिन मजाल है जो प्रीत 1 इंच के लिए भी लैपटॉप से आगे से हटी हो। अब तक वो 2 मूवी देख चुकी थी और तीसरी देखने की तैयारी थी। पूरे रूम में यहाँ वहाँ चिप्स के रैपर्स बिखरे हुए थे और वो मस्त कुशन को अपनी गोदी में रखे मूवी एंजॉय कर रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। प्रीत ने मूवी पॉज की और अपने फ़ोन की तरफ देखा तो ये हीर का नंबर था। प्रीत ने फ़ोन रिसीव करके अपने कान में लगा लिया और खुश होते हुए बोली, हेलो हीर, कैसी हो? वैसे कैसे मन रहा है तुम्हारा संडे? हीर ने कहा, संडे मज़ेदार हो जाएगा अगर तुम मेरे घर आ जाओगी तो प्रीत ने कहा, घर क्यों? तो हीर ने कहा, हम कितने टाइम से एक दूसरे के दोस्त हैं, पर आज तक तुम कभी मेरे घर नहीं आई हो। तुम्हें पता है मैंने अपनी मोम को भी तुम्हारे बारे में बताया, तो वो भी तुमसे मिलना चाहती हैं। और ज़्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी से घर पर आ जाओ। मैंने अबिका को भी बुला लिया है, हम लोग मिलकर बहुत सारा एंजॉय करेंगे। तो प्रीत ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है तो अभी आती हूँ घर। कुछ देर और बात करने के बाद प्रीत ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी उसके दिमाग में आया कि अगर वो रूम से बाहर निकली तो उसकी मम्मी जरूर उसे कोई ना कोई काम पकड़ा देगी और फिलहाल उसका कोई मूड नहीं था किसी भी तरह का काम करने का। इसीलिए जल्दी से उसने रेपर उठाकर डस्टबिन में डाले और धीरे से रूम खोलकर अपना सिर बाहर निकाला और इधर उधर देखते हुए चेक किया कि उसकी मम्मी आसपास तो नहीं है। जब उसे तसल्ली हो गई उसकी मम्मी आसपास नहीं है, वो नीचे काफ़ी शांति है, तब जाकर वो अपने रूम से बाहर निकली। उसने अपने पैरों के फुटवेयर भी नहीं पहनी थी। उसने उन्हें अपने हाथों में उठाया और धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी उतरने लगी। वो नहीं चाहती थी कि जरा सी भी आवाज़ से उसकी मम्मी को पता चले कि वो नीचे आ गई है। नीचे की सीढ़ियों पर आकर प्रीत ने एक बार फिर झांक कर देखा, उसकी मम्मी कहीं भी किचन में तो नहीं है, लेकिन उसे अपनी मम्मी वहाँ भी नहीं नजर आई। वो समझ गई कि उसकी मम्मी जरूर दोपहर की नींद लेने के लिए अपने रूम में जा चुकी है, इसीलिए वो जल्दी से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। तभी पीछे से उसकी मम्मी ने आवाज़ दी, ऐसे चुप कर कहाँ जा रही हो आप? प्रीत ने सिमी की आवाज़ सुनकर पलटकर उसे देखा और अपने होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। तो सिमी अपनी कमर पर दोनों हाथ रखी प्रीत के पास आई और अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, आप बता रही हैं क्या मम्मी को जगाऊं? प्रीत ने उसे मस्का लगाते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी बहना, क्यों जगाना मम्मी को, सोने देना, बेचारी कितनी मेहनत करती हैं, कितना काम करती हैं, थक गई हैं, और तू जाकर अपनी पढ़ाई कर। चल मैं बस अभी गई और अभी आई। सिमी ने अपने हाथ बांधे हुए कहा, आपको बड़ी परवाह हो गई है मम्मी की। जब मम्मी आपको काम के लिए नीचे बुला रही थी तब तो आप मूवी देख रही थी, उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। अब प्रीत ने उसे गुस्से में देखा और कहा, मैं तुझसे बड़ी हूँ, इसीलिए जो बात मैं कहती हूँ चुपचाप वो करो। जाओ अपने रूम में और अगर पढ़ाई करो, ज़्यादा CID बनने की ज़रूरत नहीं है। सिमी ने कुछ पल तो प्रीत को घूर कर देखा और फिर पलट कर अपने रूम में चली गई। प्रीत ने अपना सिर झटका और घर से बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे बाद प्रीत अबिका और हीर के साथ हॉल में ही बैठी हुई थी और उसके सामने ही माही और सारिका भी बैठे हुए थे। सारिका ने प्रीत से पूछा, प्रीत तुम्हारे और क्या क्या शौक है? मतलब पढ़ने में तुम काफ़ी अच्छी हो, या तो हमें हीर ने बताया है, बाकी तुम्हारी कुछ हॉबी भी तो होंगी ना? प्रीत ने स्माइल करते हुए कहा, मेरी हॉबी हाँ है ना, मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है और अभी अभी मैं 3 मूवी फिनिश करके आई हूँ, 3-4 में रात को भी बैठकर देखूंगी। तभी हीर ने माही से कहा, आपको पता है मॉम, प्रीत का तो सपना है कि वो एक एक्टर बने। तो माही ने कहा, सच में प्रीत तुम एक्टर बनना चाहती हो? तो प्रीत ने कहा, और नहीं तो क्या आंटी जी पता है पूरे जलंधर में सब लोग कहते हैं प्रीत तो एक दिन बड़ी हीरोइन बनकर ही रहेगी, क्योंकि सारे गुण हैं मेरे अंदर हीरोइन बनने के। मैं खूबसूरत हूँ, मुझे डांस भी अच्छा आता है और इंटेलिजेंट भी बहुत हूँ। तभी हीर के दिमाग में कुछ आया। फिर उसने माही से कहा, आपको पता है मॉम, प्रीत एक अच्छी फाइटर भी है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जब प्रीत नई नई कॉलेज में आई थी, इसने एक लड़के को अच्छा खासा मजा चखाया था। क्यों सही कहा ना प्रीत? हीर की बात सुनकर सारिका और माही दोनों ही हैरान रह गई और वो दोनों हैरानी से प्रीत को देखने लगी। प्रीत ने याद करते हुए कहा, अरे हाँ आंटी, आपको नहीं पता, बड़ा
बदतमीज किस्म का लड़का था वो। अरे एक बेचारी लड़के को परेशान कर रहा था, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। मैंने फिर जाकर दोनों कान के नीचे लगाया। अब उसे लड़के की हिम्मत नहीं होती है मेरे सामने कुछ बोलने की। तभी अविका ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। प्रीत ने अविका से कहा, अरे चुप रहना, मुझे बताने तो दे। पता है आंटी, फिर उस लड़के ने मुझे परेशान करने के लिए क्या नहीं किया, पर मैं भी प्रीत हूँ, ऐसा मजा चखाया कि अब मेरे सामने आने से भी डरता है। तभी अविका ने धीरे से कहा, प्रीत बस कर, बहुत ज्यादा ही हो रहा है। तभी प्रीत ने अपने कानों में किसी की भारी आवाज आई, और कैसे मजा चखाया तुमने प्रीत, वो भी बताओ। तो प्रीत ने बिना इस बात पर ध्यान दिए कहा, अरे उस दिन जंगल में तो वो लड़का खो भी गया था, फिर मैं गई थी उसे बचाने के लिए। पता है कितना डरा सहमा हुआ था, बहुत बुरी हालत थी बेचारे की, पर मैं तो। तभी प्रीत कहते कहते रुक गई और अपना सिर टेढ़ा करके अपने पीछे की तरफ देखा। माहिर सोफे के पीछे से सोफे के बैक पर अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिकाए हुए थोड़ा सा उसकी तरफ झुका हुआ था। माहिर को अपने पीछे खड़ा देखकर प्रीत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए देखने लगी। माहिर ने प्रीत की आंखों में देखा। माहिर को यहाँ देखकर प्रीत की तो बोलती ही बंद हो गई। वहीं हीर मुंह दबाए हंसी हंस रही थी और अभी का बेचारों वाली शक्ल बनाए कभी हीर को तो कभी प्रीत को देख रही थी, जैसे हीर से कह रही हो कि बचा लो मेरी दोस्त को। वहीं सारिका और माही दोनों ही कंफ्यूजन से कभी प्रीत को तो कभी माहिर को देख रही थी। माहिर आगे आते हुए प्रीत के बगल में ही बैठ गया और अपना एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए अपने एक हाथ को सोफे के बैक पर टिकाए प्रीत से बोला, प्रीत हम सब सुनना चाहते हैं। तुम्हारी बहादुरी की किस्से तो बताओ ना, कैसे सबक सिखाया तुमने उस लड़के को। अब प्रीत की शक्ल तो ऐसी हो गई थी वो हंसे की रोए। उसने अपना चेहरा घुमाकर हीर की तरफ देखा और वो दबी हंसी हंस रही थी। फिर उसने माही और सारिका से पूछा, ये क्या आपके मोहल्ले में ही रहता है क्या? तो माही ने कंफ्यूजन से कहा, मोहल्ले में? तो प्रीत ने कहा, हाँ शायद घूमते फिरते यहाँ पहुँच गए हो इसीलिए पूछा। फिर जल्दी से कहा, अच्छा आंटी मुझे याद आया कि मेरी मम्मी ने भी तो मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा था। कहकर प्रीत जैसे ही खड़ी होने लगी तभी माहिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बिठा दिया और कहा, क्या बात है प्रीत, मैं अभी आया हूँ और तुम अभी से ही भागने की तैयारी कर रही हो। तभी मेड वहाँ आई। उसने माही और सारिका से कहा, मैम आप दोनों को बड़ी मालकिन ने बुलाया है अपने रूम में। तो सारिका ने प्रीत से कहा, तुम लोग बैठकर बातें करो, हम बस अभी आए। कहकर वो माही के साथ वहां से चली गई। अब हॉल में सिर्फ माहिर, प्रीत, अविका और हीर ही रह गए थे। तभी अविका ने धीरे से झुककर माही के कान में कहा, प्रीत ये ना हीर का भाई है, माहिर रॉय कपूर। तो प्रीत ने चौंकते हुए अविका से की तरफ देखा, हीर का भाई? तभी माहिर ने उसके कान की तरफ झुकते हुए धीरे से कहा, हाँ, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड माहिर राय कपूर। ये बात सुनकर प्रीत का चेहरा रोंदू सा हो गया। उसने अविका से पूछा, तुम्हें पता था अविका? अविका ने बेचारी वाली शक्ल बनाते हुए अपना सिर नामे हिलाया। फिर उसने हीर की तरफ देखा और इशारे से पूछा, क्या तुमने जानबूझकर मुझसे छुपाया? हीर ने अपने दोनों कान पकड़कर इशारे में उसे सॉरी मांगा। प्रीत ने वापस पलटकर माहिर की तरफ देखा जो तिरछे स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। उसे देखते ही प्रीत ने रोना शुरू कर दिया। मेरे सारे के सारे दोस्त धोखेबाज हैं, एक नंबर के धोखेबाज। किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? फिर हीर की तरफ देखते हुए, हीर तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे नहीं बताया कि ये डेविल रॉय कपूर तुम्हारा भाई है। अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। कहकर प्रीत खड़ी हुई और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। तभी हीर ने माहिर से कहा, भाई आपको अभी यहाँ आना जरूरी था क्या? माहिर ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ आई हुई है तो मैं तो उसे मिलने आऊंगा ना, फिलहाल मैं जाता हूँ उसे मनाने, बेचारी बड़ा रो रही है। कहकर माहिर उठकर जल्दी से वहां से चला गया। अविका ने नाखून चबाते हुए कहा, हीर आज तो मैं पक्का प्रीत से पीटूंगी, तू नहीं जानती, जब वो गुस्से में होती है ना तो मेरा हालत खराब कर देती है। हीर ने रिलैक्स होते हुए कहा, कुछ भी नहीं होगा अविका, चिंता मत कर, भाई गए हैं ना, वो प्रीत का गुस्सा अपने आप शांत कर देंगे। चल हम लोग मेरे रूम में चलते हैं, वहां बैठकर गॉसिप करेंगे। कहकर हीर खड़ी हुई और अविका का हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। तो दोस्तों कैसी लग रही है कहानी? आई होप आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही है, लेकिन मैं देख रही हूँ आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई फिर भी आपने लाइक नहीं किया। यार एक लाइक की तो मांग रही हूँ, कर दीजिए ना, और प्लीज़ हो सके तो कमेंट भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अपने थॉट्स कमेंट में लिख देना, मुझे आप लोगों के कमेंट का बड़ा वेट रहता है। प्रीत गुस्से से बढ़ाते हुए बाहर की तरफ जा ही रही थी। तभी माहिर जल्दी से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, अरे अभी तो मैं आया हूँ, तुम ऐसे कैसे जा रही हो? तो प्रीत ने गुस्से में माहिर को देखा और उसे वॉर्न करते हुए कहा, चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी और हर बार मैं तुम्हारी मनमानी बर्दाश्त नहीं करूंगी। कहकर प्रीत दूसरी तरफ से जाने लगी तो माहिर ने वहां भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, मैंने ऐसे कौन सी मनमानी की? बोलो, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं कहा।
माहिर ने एक शरारती स्माइल के साथ कहा, जो प्रीत को और भी ज्यादा चिढ़ाने के लिए काफी था। प्रीत ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए माहिर से कहा, देखो, या तो मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो, वरना। तो माहिर उसके करीब आते हुए बोला, वरना क्या? हाँ। प्रीत ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, वरना मैं यहाँ से यूं टर्न लूंगी और सीधा अंदर जाकर तुम्हारी मम्मी को सब कुछ बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है, और फिर तुम सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। प्रीत की बात सुनकर माहिर की बोलती कुछ देर के लिए तो बंद हो गई, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि उसकी मॉम के सामने उसका राजा बेटा वाली इमोजी खराब हो। लेकिन वो ये बात अपने फेस से जता भी नहीं रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो प्रीत इस बात का भरपूर फायदा उठाएगी। और माहिर ये भी जानता था कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है वो एकदम चालाक लोमड़ी है, जो मौके का फायदा उठाना अच्छे से जानती थी। माहिर ने अपने फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए कहा, ठीक है, जाओ और बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मॉम जानती है कि मैं कैसा हूँ। माहिर ने यह बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। माहिर की बात सुनकर प्रीत के फेस एक्सप्रेशन अजीब से हो गए। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब इसकी मॉम इसे कुछ नहीं कहती है, और एक मेरी मम्मी है, अगर कोई मोहल्ले वाली आंटी आकर जरा सी मेरी शिकायत क्या कर दे, सीधा मुझ पर अटैक ही कर देती है। सोचते सोचते हुए प्रीत के फेस पर अजीब तरह के एक्सप्रेशन नजर आने लगे, जिसे देखकर माहिर को उस पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, चलो मेरे साथ, मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। कहकर उसने प्रीत का हाथ पकड़ा और उसे अपने रूम अपने साथ ले गया। प्रीत माहिर के बिहेवियर से इरिटेट हो चुकी थी। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। माहिर ने उसे गार्डन के दूसरी तरफ वाले एरिया में ले आया, जहाँ पर इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। माहिर ने प्रीत को दीवार से लगाया और उसके अगल बगल अपने हाथ टिकाते हुए कहा, तुम मुझसे ऐसे अजीब बिहेव क्यों करती हो, जबकि तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो? तुम्हें तो मुझसे प्यार मोहब्बत वाली बातें करनी चाहिए ना। प्रीत ने माहिर के सीने पर हाथ रखकर एक दूरी मेंटेन करते हुए कहा, प्यार मोहब्बत की बातें के लिए प्यार मोहब्बत का होना भी जरूरी होता है, जो हमारे बीच कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना? और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े क्यों हो। माहिर ने वापस सीट के करीब आते हुए कहा, माहिर ने वापस प्रीत के करीब आते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए। माहिर ने ये सब इतना सीधा तरीके से बोल दिया था कि प्रीत कुछ पल के लिए तो हैरानी से उसे देखने लगी, जैसे उसकी आंखों में देखकर ये पता करने की कोशिश कर रही हो कि क्या वाकई में माहिर सच कह रहा है या फिर सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ऐसा बोल रहा है। प्रीत ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, देखो, मुझसे ऐसा मजाक मत किया करो, तुम सिर्फ मुझे परेशान करना चाहते हो, बस इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। माहिर ने प्रीत का चेहरा पकड़कर उसे अपने सामने किया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जबकि तुम पहली लड़की हो जिसे मैं ये बात कही है? तो प्रीत के फेस स्माइल के साथ कहा तो प्रीत ने फेक स्माइल के साथ कहा, तो फिर उस टियारा के साथ क्या तुम भजन कीर्तन करते थे? क्या तुमने ये बात उसे नहीं कही होगी? वो क्या ऐसे ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई? प्रीत की बात पर माहिर कुछ देर चुप रहा, उसे देखने लगा, फिर बोला, टियारा मेरे सिर्फ नाम की गर्लफ्रेंड रही है, ऐसा तो मेरे कई सारी गर्लफ्रेंड रही हैं, तो क्या मैं सभी को आई लव यू कहता फिरूंगा? पर उसके साथ एक फीलिंग वाला कनेक्शन भी नहीं था, फिजिकली मैंने उसे कभी होने नहीं दिया। फिर प्रीत के ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए, लेकिन तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसके साथ मुझे एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है, और इस वजह से मैं तुमसे, कहते हुए माहिर प्रीत के चेहरे की तरफ झुकने लगा, जिसकी वजह से प्रीत का चेहरा एकदम लाल होने लगा। माहिर ने फिर प्रीत की कान की तरफ झुकते हुए धीरे से कहा, विथ हाउ आई आल्सो वांट टू बी स्पेशल। माहिर का यह कहना था कि प्रीत की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जोर का धक्का माहिर को दिया और उसे दूर जाकर खड़ी हो गई, फिर उसकी तरफ पलटकर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए गुस्से में कहा, तुम गंदे कहीं के, मुझे पता था तुम ऐसे ही बातें कर सकते हो। सब जानते हैं कि तुम जैसे अमीर लड़कों को मिडिल क्लास लड़कियों की अपनी बातों में फंसाते हो और फिर उसका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देते हो, पर मैं भी प्रीत हूँ, तुम्हारी ऐसी बातों में कभी नहीं आने वाली, समझे? कहकर प्रीत वहां से भाग गई। वहीं माहिर अपनी पॉकेट में हाथ डाले एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ उसे जाता हुआ देख रहा था। हीर और अबिका दोनों ही हीर के रूम में बैठी हुई थी। वहीं अबिका का ध्यान तो बार बार प्रीत की तरफ ही जा रहा था। उसने हीर को थोड़ा सैड होते हुए कहा, हीर, प्रीत बहुत नाराज हो गई है हमसे, कहीं ऐसा ही नहीं हुआ कि वो हमसे अपनी दोस्ती ही तोड़ दे? तो हीर ने आराम से पॉपकॉर्न अपने मुंह में डालते हुए कहा, डोंट वेरी अबिका, जितना मैं अब तक प्रीत को जान पाई हूँ, वो इतनी आसानी से हमारी दोस्ती नहीं तोड़ेगी। अभी तो वो हमसे थोड़ा सा नाराज है, बाकी हम कल उसे समझा लेंगे। कल कॉलेज में मिलने ही वाले हैं ना उससे, अबिका ने कहा। पर तू नहीं जानती, उसे मनाना बहुत मुश्किल है। या तो वो कभी नाराज नहीं होती, लेकिन अगर होती है ना तो बाय गॉड सामने वाले का जीना हराम कर देती है। तो हीर ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तुझे इस बात की चिंता हो रही है कि हम प्रीत को मनाना है, या तुझे इस बात की कि प्रीत गुस्से से तेरी जीना हराम कर देगी? अबिका ने पॉपकॉर्न उठाकर मुंह में डाला और कहा, दोनों की, क्योंकि दोनों ही मामले में नुकसान हमारा ही होने वाला है। हीर ने कुछ सोचते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर गुस्सा होगी तो हम उसका गुस्सा भी झेल लेंगे, आखिर हमारी दोस्त है, नाराज हमारी वजह से हुई है तो मना भी हमें
मनाना भी हमें ही पड़ेगा ना। फिर कुछ देर तक दोनों बातें करती रही और फिर अविका बेड से उठते हुए बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मम्मी को भी मैं बोल कर आई थी कि जल्दी आ जाऊंगी। हीर ने बेड से खड़े होते हुए कहा, अरे रुको, मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आती हूँ। तो अविका ने कहा, अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी स्कूटी लेकर आई थी और वैसे भी मुझे जाते हुए मार्केट में थोड़ा सा काम था तो मैं वो भी करते हुए जाऊंगी। हीर ने फिर आगे कुछ नहीं कहा और वो उसे नीचे की तरफ छोड़ने आई। अविका ने अपनी स्कूटी उठाई और कपूर मैंशन से बाहर चली गई। वो अभी कुछ दूरी पर तक पहुंची ही थी कि तभी उसके सामने एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो कार उसके सामने आकर रुकी, जिसकी वजह से अविका ने झटके से अपनी स्कूटी को ब्रेक लगा दी। इतनी जल्दी ब्रेक लगाने की वजह से अविका संभल नहीं पाई और आगे की तरफ झुक गई, जिससे उससे सारे बाल उसके चेहरे पर आ गई। अविका ने हड़बड़ाकर अपने बालों को सही किया और फिर सामने की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उस गाड़ी में से आयुष बाहर आया, अविका पहले तो हैरानी से उसे देखती रही, फिर मन ही मन बोली, अविका इतना हैरान होने की वाली क्या बात है, ये भी तो कपूर मेंशन में ही रहता होगा ना। चल अविका अभी निकल ले, वरना इसने तेरे टाइम ही बर्बाद करना है। अविका ने अपनी स्कूटी थोड़ी बैक ली और जल्दी से स्टार्ट कर वहां से निकल गई। आयुष जो अविका को देखकर गाड़ी से बाहर आया था, उसने अविका को रोकने के लिए उसका नाम पुकारा, अविका रुको, लेकिन तब तक अविका अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वहां से निकल गई थी। आयुष ने अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, ये लड़की भी ना। आयुष अपनी गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी को यू टर्न लेकर अविका की स्कूटी का पीछा करने लगा। अविका ने अपनी स्कूटी के साइड मिरर में देख लिया था कि आयुष की गाड़ी उसका पीछा कर रही है, इसीलिए उसने अपनी स्कूटी की स्पीड भी बढ़ा दी। पहले ही उसका दिमाग प्रीत की वजह से खराब हो रहा था, अब वो अपना दिमाग आयुष की वजह से और खराब नहीं करना चाहती थी। वहीं आयुष ने जब देखा कि अविका जानबूझकर उसे इग्नोर करती जा रही है, तो उसने भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और कुछ ही दूर में उसे अपनी गाड़ी रास्ते के बीचों बीच लाकर खड़ी कर दी। अविका को एक बार फिर झटके से ब्रेक लगानी पड़ी, पर इस बार तो अविका स्कूटी से नीचे गिरते गिरते बची। बड़ी मुश्किल से वो खुद को गिरने से बचा पाई। अब उसे आयुष पर गुस्सा भी आ रहा था, पर वो अपना गुस्सा आयुष पर जता नहीं सकती थी। आयुष एक बार फिर गाड़ी से बाहर आया, उसने अविका की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अविका अभी तक स्कूटी से नहीं उतरी थी। आयुष उसके सामने आकर खड़ा हो गया, उसे ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, नीचे उतरो। अविका ने जल्दी से अपना सिर नामे हिलाया और तो आयुष ने उसे कुछ देर घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो चुपचाप नीचे उतरो। अब अविका को और कोई चारा नजर नहीं आया, इसीलिए वो चुपचाप स्कूटी से नीचे उतरी और स्कूटी स्टैंड पर लगाते हुए बोली, क्या बात है, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? तो आयुष ने पहले अविका के ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर कहा, तुम ऐसे मुझे इग्नोर करके क्यों जा रही थी? तो अविका ने कहा, मैंने इग्नोर करके नहीं जा रही थी, मैं तो बस अपने घर जा रही थी। वो क्या है ना, देर हो गई है और वक्त पर घर पहुंचना है, वरना मम्मी गुस्सा करेगी, इसीलिए। अविका को कोई और बहाना नहीं सूझा तो उसने यही बोल दिया। आयुष ने फिर अविका की स्कूटी की चाबी निकाल कर कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो अविका ने जल्दी से कहा, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, आप मेरी स्कूटी की चाबी दीजिए मुझे। आयुष ने पलटकर अविका की तरफ देखा और उस चाबी को अपनी अंगुली में घुमाते हुए कहा, जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? अविका ने मुंह बनाते हुए कहा, पर आप मुझे घर क्यों छोड़ेंगे? मैं अपना घर का रास्ता जानती हूँ और मैं अपनी स्कूटी से अपने घर जा सकती हूँ, और अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो मेरी स्कूटी, उसका क्या होगा? तो आयुष अविका के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी स्कूटी की चाबी को अपने पॉकेट में रखते हुए बोला, आसपास नजर घुमाओ। अविका ने पहले तो अजीब नजरों से आयुष को देखा और फिर अपना चेहरा घुमाकर वहां के पूरे एरिया को देखा। फिर आयुष ने कहा, देख लिया? अविका ने धीरे से अपना सिर हिलाया तो आयुष ने स्माइल करते हुए कहा, ये पूरा एरिया कपूर मेंशन की प्रॉपर्टी के अंडर आता है, तो तुम्हारी स्कूटी यहाँ पर सेफ है, इसी के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, ठीक है ना? अब चलो। अब तो अविका के पास कोई और बहाना भी नहीं बचा कि वो आयुष के सामने साथ जाने से बच सके, इसीलिए सिर झुकाकर चुपचाप वो आयुष के पीछे पीछे चलने लगी। आयुष जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर उसने गाड़ी का डोर बंद करके अविका की तरफ देखा, जो अभी भी सिर झुकाए गाड़ी के बाहर ही खड़ी हुई थी। आयुष ने अपनी सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, अब तुम्हें क्या किसी और भाषा में समझाऊं? अंदर आकर बैठो। अविका ने जल्दी से आयुष की तरफ देखा और पूरी स्पीड के साथ गाड़ी की फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। गाड़ी का डोर बंद कर दिया। आयुष ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा, अब बताओ तुम्हें मुझे इतना इग्नोर क्यों करती हो? अविका ने विंडो के बाहर देखते हुए कहा, आपको गलतफहमी है कि मैं आपको इग्नोर करती हूँ, फिर मन ही मन मैं तो आपसे बचती फिरती हूँ। आयुष गाड़ी ड्राइव करते हुए सामने की तरफ देख रहा था। फिर उसने तिरछी नजरों से अविका की तरफ देखा और पूछा, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो अविका? अविका ने आयुष की तरफ देखा और कहा, नहीं तो मैं आपको क्यों बेवकूफ़ समझूंगी? तो आयुष ने वापस सामने देखा और बोला, अब मुझे सच सच बताओ, मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? इस कहने के साथ ही आयुष ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज कर दी। अविका ने हैरानी से पहले सामने की तरफ देखा और फिर आयुष से कहा, देखिए आप गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी कम रखिए ना, मुझे आदत नहीं है इतनी स्पीड में। अविका अपनी बात आगे पूरी कर पाती। आयुष ने गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा बढ़ाते हुए कहा, पहले मेरी बात का सही सही जवाब दो। अब इतनी तेज स्पीड में अविका का दिल तो जोरों से धड़क रहा था और वह उसे लग रहा था कि क्या होने वाला है। वह घबराते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ स्पीड कम कीजिए।
लेकिन आयुष उसकी बात इग्नोर कर इसी इसी सवाल को रिपीट कर रहा था और इसी के साथ उसकी गाड़ी की स्पीड तेजी और तेज होती जा रही थी। अबिका को डर की वजह से रोना आ रहा था, क्योंकि वैसे भी वो थोड़ी डरपोक टाइप की लड़की थी और आयुष उसे और भी ज़्यादा डरा रहा था। वो बार बार आयुष की गाड़ी रोकने की रिक्वेस्ट कर रही थी, पर आयुष फुल स्पीड से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जैसे वो अबिका की बात सुन ही नहीं रहा हो। अबिका ने डर से अपना चेहरा को अपनी हथेलियों में ढक लिया और रोते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ गाड़ी रोको, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ रुकिए। आयुष ने अबिका की तरफ देखा, जो उस वक्त डर से कांप रही थी और रोए जा रही थी। आयुष ने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगा दी, फिर उसे अबिका की तरफ देखा और जैसे ही उसका हाथ पकड़ने के लिए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, अबिका ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। आयुष ने कुछ पल तक तो उसे घूर कर देखा, अब वापस उसका हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींचा। रोने की वजह से अबिका की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी और वो अभी भी डर से कांप रही थी। आयुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या अभी नहीं बताओगी या वापस से गाड़ी स्टार्ट करूं? अब अबिका को आयुष पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसे बिना किसी बात के परेशान कर रहा था। उसने अपने दूसरे हाथ से आयुष के कंधे पर मारना शुरू कर दिया। और छोड़ो मेरा हाथ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे आपसे दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए थी। आप भी और लड़कों की तरह ही हैं, आप सिर्फ मुझे परेशान कर सकते हैं। अबिका रोते हुए आयुष को मार रही थी, तो आयुष ने भी उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसे अपने और करीब खींचते हुए कहा, दूसरे लड़कों से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या किसी और ने भी तुम्हें परेशान किया है? अबिका सुबकते हुए बोली, हाँ, कॉलेज में भी एक लड़का मुझे परेशान करता था और करता है और ज़बरदस्ती मुझसे दोस्ती करना चाहता है, और आप भी ऐसे ही करते हो। मुझे नहीं पसंद लड़कों से दोस्ती करना। अबिका रोते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी, क्योंकि उसकी छोटी सी नाक रोने से पूरी गुलाबी हो गई थी। यह सुनकर कि कॉलेज में कोई और लड़का अबिका को परेशान करता है, उसने ज़बरदस्ती अपना दोस्त बनाना चाहता है, आयुष की चेहरे की चमक एकदम से थोड़ी सी डार्क हो गई। उसने थोड़ी सख्ती से पूछा, कौन है वो? आयुष का इतना गुस्सा में देखकर अबिका कुछ पल के लिए तो चुप हो गई। तभी आयुष ने इस बार थोड़ी और ज़्यादा सख्ती दिखाते हुए पूछा, मैंने पूछा कौन है वो? तो अबिका ने धीरे से कहा, वह मेरा सीनियर है, अतुल। आयुष ने धीरे से दांत पीसते हुए कहा, अतुल, तुझे तो मैं कल देखता हूँ। फिर उसने अपने आप को नॉर्मल करते हुए अबिका से कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें और लड़कों की तरह परेशान करता हूँ? तो अबिका ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और आयुष ने थोड़ा आगे बढ़कर अबिका के गाल पर किस किया और कहा, मैं ना तो उन लड़कों की तरह हूँ जो तुम्हें परेशान करना चाहता है, और ना ही तुम और लड़कियों की तरह हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आयुष की बात सुनकर अबिका हैरानी से उसे देखने लगी। तो आयुष ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो अबिका ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले मेरे हाथ छोड़िए। आयुष ने कुछ पल अबिका को देखा और फिर उसका हाथ छोड़ दिया और अपनी सीट पर सीधा बैठते हुए बोला, अब बोलो, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? तो अबिका ने अपना हाथ सहलाते हुए कहा, मैं तो आपको अच्छी तरह से जानती भी नहीं हूँ, तो फिर भरोसा क्यों करूँ? आयुष कुछ देर तो चुप रहा, फिर स्माइल करते हुए अबिका के बालों को बिगाड़ते हुए बोला, अगर नहीं जानती हो तो जान लो। फिर टिश्यू पेपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपना फेस साफ करो। अबिका ने आयुष के हाथ से टिश्यू पेपर ले लिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अब आप मुझे घर छोड़ दो, अंधेरा होने वाला है। आयुष ने अब अबिका से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे कहीं न कहीं इस बात का जवाब मिल गया था कि अबिका उसे दूर दूर क्यों रहती है, क्योंकि वो शायद यही समझती है कि और लड़कों की तरह है, वो भी उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। और आयुष इतना तो समझ ही गया था कि अबिका और लड़कियों की तरह नहीं है और थोड़ी सी डरपोक भी है, इसीलिए उसने उसे और ज़्यादा परेशान नहीं किया और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों, क्या आयुष ने सही किया, ये हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको आयुष और अबिका की लव स्टोरी पसंद आ रही है तो जल्दी से कमेंट करना, और कमेंट में आयुष और अबिका के लिए आप हार्ट भेज सकते हैं। कैसी लग रही है हमारे प्रीत और माहिर की जोड़ी, ये भी हमें कमेंट करके बताना। क्या रणवीर और माही की जोड़ी को टक्कर देने लायक है या फिर उससे कम? विरांश जल्दी से अपने बैग एक साइड टांगे हुए नीचे आया और डाइनिंग टेबल पर रखे हुए अपने सैंडविच उठाकर जैसे ही जाने लगा, माही ने उसकी कान पकड़कर उसे वहीं रोक दिया और कहा, चुपचाप सही ढंग से यहाँ बैठकर नाश्ता करो, उसके बाद यहाँ से जाना। तो विरांश ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, मम्मा क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है, छोड़ो ना। माही ने उसके कान को छोड़ दिया और अपने हाथ बांधे हुए कहा, अब चुपचाप बैठकर यहाँ इंसानों की तरह नाश्ता करो, ये हर बार तुम्हारा नहीं चलेगा। आइए, सैंडविच उठाया और भाग गए। फिर एक गिलास में जूस डालते हुए कहा, तुमने सुना नहीं विरांश, चुपचाप यहाँ आकर बैठो। विरांश ने अपना मुंह बनाया और अपना बैग नीचे रखते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया। सामने ही रणवीर भी नाश्ता करते हुए अपने ईमेल चेक कर रहा था। माही विरांश का नाश्ता उसकी प्लेट में सर्व कर वापस किचन में चली गई। विरांश ने झांक कर किचन की तरफ देखा और फिर अपने डैड से धीरे से कहा, ये मम्मा को कभी कभी हो क्या जाता है? रणवीर ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा,
वर्ल्ड की सभी मॉम ऐसे ही होती हैं विरांश, मेरी मॉम भी मेरे साथ ऐसे ही करती थी, इसीलिए ज़्यादा बातें मत बनाओ और चुपचाप से नाश्ता करो। विरांश ने अब चुपचाप नाश्ता करने में ही भलाई समझी, वरना उसे अच्छी खासी डांट पड़ जाती। कुछ देर बाद वो चेयर से खड़ा हुआ, तभी कुछ सोचते हुए बोला, डैड क्या आप मुझे स्कूल छोड़ देंगे? वैसे भी आप अभी ऑफिस जाने वाले हैं ना? रणवीर ने अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा, ठीक है, मेरी गाड़ी के पास पहुंचो, मैं अपनी गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। कहकर रणवीर सीढ़ियों की तरफ चला गया। विरांश जाकर जल्दी से बाहर रणवीर की गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया और रणवीर के बाहर आने का वेट करने लगा। कुछ ही देर में रणवीर अपनी अंगुली में चाबी घुमाते हुए बाहर आया, फिर उसने डोर अनलॉक करते हुए कहा, अंदर बैठो, और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। विरांश ने जल्दी से अपना बैग गाड़ी की पिछली सीट पर फेंका और खुद आकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। रणवीर ने एक नज़र विरांश की तरफ देखा और कहा, सीट बेल्ट कौन लगाएगा? विरांश ने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट लगाई और कहा, डैड वैसे आप भी ना मोम से कम नहीं हैं, जब देखो मुझे मासूम को डांटते ही रहते हो। रणवीर ने पहले विरांश की तरफ देखा और फिर स्टीयरिंग पर अपना हाथ टिकाते हुए बोला, मैं तुम्हें कब डांटा हूँ विरांश? जितना डांट मुझसे माहिर को पड़ी है ना, उसका 2% भी तुम्हें नहीं मिली। विरांश ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं डैड, आपको पता नहीं चलता, आप कभी कभी मुझे बहुत डांटते हो। पहले जब मैं छोटा था तब आप मुझे कितना प्यार करते थे, अब तो आप मुझे प्यार ही भी नहीं करते हैं। रणवीर ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, तो क्या अब मैं तुम्हें पहले की तरह गोद में लेकर प्यार करूं? विरांश, अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए बिग बॉय की तरह बिहेव किया करो। रणवीर ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी उसके स्कूल के बाहर खड़ी थी। रणवीर ने गाड़ी का डोर अनलॉक करते हुए कहा, जाओ तुम्हारा स्कूल आ गया। तो विरांश ने अपनी सीट बेल्ट ओपन करके गाड़ी का डोर खोला और बाहर आ गया और फिर पिछली सीट से अपना बैग उठाया और अंदर चला गया। तभी रणवीर जो गाड़ी बैक करने वाला था, उसने देखा कि विरांश का ID कार्ड वहीं रह गया। तो उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ये लड़का भी ना आज भी छोटा बच्चा बना हुआ है, हमें कुछ ना कुछ स्कूल टाइम पर भूल ही जाता है। कहकर रणवीर ने वापस अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर आकर पिछली सीट पर गिरे हुए विरांश के ID कार्ड को उठा लिया और उसे लेकर स्कूल की तरफ बढ़ गया। तभी अंदर जाकर उसके फेस एक्सप्रेशन थोड़े सख्त हो गए, क्योंकि कुछ ही दूरी पर विरांश एक लड़की से उलझ रहा था और दोनों ही इस वक्त एक दूसरे को देख रहे थे जैसे वो एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे, और वो लड़की कोई और नहीं सिमरन थी। विरांश ने सिमरन को धमकाते हुए कहा, चुपचाप मुझसे माफी मांगो, क्योंकि तुमने ये जानबूझकर किया है। तो सिमरन ने भी बड़े एटीट्यूड से कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। विरांश ने अब उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, तुमने मेरे जूते खराब किए हैं, अब चुपचाप इसे साफ करो, वरना आज तुम्हें कोई भी क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा। तभी एक भारी और सख्त आवाज दोनों के कानों में आई, हो क्या रहा है यहाँ पर? सिमरन ने कंफ्यूजन से विरांश के पीछे की तरफ देखा, जहाँ पर रणवीर अपनी पॉकेट में हाथ डाले उन्हीं देख रहा था। वहीं विरांश को कुछ देर के लिए जम सा गया, क्योंकि वो इस आवाज़ को अच्छे से पहचानता था। उसने पलट कर पीछे की तरफ देखा, जहाँ पर उसके डैड अपनी पॉकेट में हाथ डाले अपने एक आईब्रो को चढ़ाकर उसे ही देख रहा था। विरांश ने जल्दी से अपना गला तराश किया और स्माइल करते हुए बोला, कुछ भी नहीं डैड, यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, पर आप यहाँ क्यों आए हैं? सिमरन ने विरांश के मुंह से उस आदमी के लिए डैड सुना तो उसके दिमाग की बत्ती एकदम से जल गई। उसने जल्दी से अपना चश्मा ठीक किया और रणवीर के सामने आते हुए बोली, अंकल ये आपका बेटा है? तो रणवीर ने एक नज़र विरांश की तरफ देखा और फिर सिमरन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ है तो सही। सिमरन ने बहुत ही बेचारी सी शक्ल बनाते हुए कहा, आपको नहीं पता अंकल ये मुझे कितना परेशान करता है, और जब देखो मुझे धमकाता ही रहता है। जब से मैं इस स्कूल में आई हूँ तब से मुझे परेशान कर रहा है, आप इसे कुछ समझाते क्यों नहीं? विरांश ने भी आगे जाकर जल्दी से अपनी सफाई देते हुए कहा, डैड आप इसे नहीं जानते, ये भी कहीं से कम नहीं है, ये देखिए इसने मेरे जूते का क्या हाल किया है। तो सिमरन ने बहुत ही मासूमियत से कहा, पर अंकल मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, और ये तो गलती से ही हो गया है। रणवीर ने विरांश से कहा, विरांश लड़कियों से ऐसी बात नहीं करते, और मैंने देखा तुम कितनी बदतमीजी से बात कर रहे थे, सॉरी बोलो इसे अभी। विरांश ने हैरानी से अपने डैड की तरफ देखा और फिर मन ही मन कहा, मेरे डैड होकर मेरी साइड लेने की बजाय इस लोमड़ी का साइड ले रहे हैं, ये तो सही नहीं है, अब घर जाकर मैं मम्मा को बताऊंगा। रणवीर ने इस बार उसे आंखें छोटी करके घूरा और दोबारा कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, चुपचाप माफी मांगो। अब सिमरन अपना सिर झुकाए मुस्कुरा रही थी और तिरछी नजरों से विरांश को देख रही थी। विरांश उसके होठों पर आई स्माइल को देख चुका था। उसने चिढ़ते हुए सिमरन से कहा, सॉरी। तो सिमरन ने बड़ी मासूमियत से कहा, ठीक है विरांश, तुम आज के बाद मुझे परेशान मत करना, अब मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का वक्त हो गया है ना। कहकर फिर उसने रणवीर की तरफ देखा और कहा, बाय अंकल और थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। कहकर सिमरन अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों कैसी लग रही है हमारी सिमरन और विरांश की जोड़ी आपको? आई होप आपको ये जोड़ी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। विरांश सिमरन को तब तक वहां से जाते हुए देख रहा था जब तक कि वो अपनी क्लासरूम में नहीं चली गई। रणवीर जो काफी देर से अपने बेटे की हरकत को देख रहा था, उसने विरांश के सिर पर टैप करते हुए कहा, किधर, इधर देखो मेरी तरफ। चली गई वो। फिर उसके हाथ से उसका ID कार्ड थमाते हुए कहा, अब तुम भी अपनी क्लास में पहुंचो और पढ़ने पर ध्यान लगावा करो, ये फालतू की बातों पर नहीं, समझे? विरांश ने भी ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा घूरकर रणवीर को देखा और मन ही मन कहा, शाम को मम्मा को बताऊंगा कि डैड ने आज मेरी कितनी इंसल्ट कर दी। तभी रणवीर ने उसे अपनी बाहें चढ़ाते हुए देखा, जैसे पूछ रहा हो, ऐसे देख क्यों रहे हो? विरांश ने मुंह बनाते हुए कहा, जा रहा हूँ,
कहकर वो भी क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। रणवीर ने फिर अपने गोगल्स अपनी आंखों पर चढ़ाए और कहा कि आजकल के बच्चे भी ना पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं है, पर लड़कियों को परेशान करना है। फिर वो भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रणवीर बोल तो ऐसे रहा था जैसे खुद बहुत ही शरीफ रहा हो, अपनी बच्चों से 10 कदम आगे ही था ये कपूर एम्पायर। रणवीर अपनी चेयर पर बैठा हुआ सामने की तरफ देख रहा था, जहां पर उसकी सेक्रेटरी बार बार उसे देखकर शर्माई जा रही थी। कुछ देर बाद रणवीर ने इरिटेट होते हुए कहा, मिस अनीसा, अगर आपका शर्माना हो गया हो तो थोड़ा काम भी कर लीजिए। अनीसा, जो बार बार रणवीर को देखकर शर्मा रही थी, एकदम से सकपका गई और जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली, जी सर, जी मैं यहाँ आपकी साइन लेने आई थी, कहकर उसने एक फाइल रणवीर की तरफ बढ़ा दी। रणवीर ने पहले एक नज़र अनीसा को देखा और फिर उस फाइल पर साइन कर दी। फिर फाइल बंद करके अनीसा को देते हुए कहा, अब इसे जल्दी सबमिट कर दो और जाओ यहाँ से। अनीसा ने फिर से शर्माते हुए कहा, जी सर, कर दूंगी, कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वेदांत अंदर आया। वेदांत ने अंदर आते हुए कहा, हाउ आर यू अनीसा? अनीसा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, आई एम फाइन सर, थैंक यू, कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। रणवीर ने वेदांत को खा जाने वाली नजरों से घूरा और कहा, तुझे यह मिली थी मेरी सेक्रेटरी बनाने के लिए? वेदांत ने चेयर पर बैठते हुए पूछा, क्यों, क्या खराबी है इसमें? अपना काम बढ़िया तरीके से तो कर रही है। तो रणवीर ने फेक स्माइल के साथ कहा, जितना ये काम नहीं करती है ना, उससे कहीं ज़्यादा तो शर्माती रहती है, वो भी मुझे देखकर, पता नहीं क्यों। वेदांत ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, तो तुझे क्या लगता है कि तुझे देखकर उसे बेशर्म बन जाना चाहिए? रणवीर ने पेपर वेट उठाकर उसे मारने की एक्टिंग करते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो और मेरी सेक्रेटरी चेंज करो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी स्टूपिड सेक्रेटरी। वेदांत ने उसे छेड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि वो तुझे पसंद करती है। तो रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, सच में तू मेरे लिए लड़कियां ढूंढ रहा है या फिर सेक्रेटरी? तो वेदांत ने हंसते हुए कहा, दोनों। फिर रणवीर ने भी बनावटी स्माइल के साथ कहा, ठीक है, तो फिर मुझे ये बात माही को बता देनी चाहिए कि उसका ये दोस्त उसके हस्बैंड के लिए लड़की ढूंढ रहा है, मतलब उसकी सौतन। वेदांत ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या कर रहा है यार, मरवाएगा क्या? मैं तो मजाक कर रहा था, और वैसे भी तेरी बीबी झगड़ा करते वक्त मेरी बीबी को भी अपने साथ मिला लेती है। रणवीर ने फिर हंसते हुए अपना लैपटॉप ओपन किया और कहा, चल अब थोड़ा काम कर ले। कपूर मेंशन। प्रिया और माही दोनों ही सारिका के रूम में बैठी हुई लैपटॉप पर रूही की वीडियो कॉलिंग पर बात कर रही थी। माही ने थोड़ा नाराज होते हुए पूछा, तुम वापस इंडिया कब आ रही हो? कितना वक्त हो गया है ना तुमसे मिले हुए। तो रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या करूँ यार, बड़ी बिजी रहने लगी हूँ मैं। प्रिया ने रूही से कहा, हाँ पता है कितना बिजी रहती है तू, दिन पर खाना और मूवी देखना। तो माही ने भी प्रिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अरे एक काम तो तुम भूल ही गई प्रिया, और रियांश को परेशान करना, वो भी तो कितना जरूरी काम है जो ये करना कभी नहीं भूलती। रूही ने मुंह फुलाते हुए कहा, बस भी करो रियांश की चमचियो, ये तुम्हारा रियांश ना कहीं से भी सीधा नहीं है, जिंदगी झंड कर रखी है मेरी। अरे हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी। माही ने पूछा, क्या? रूही ने कहा, यही कि हम लोग फिर से इंडिया शिफ्ट होने वाले हैं। ये खबर सुनकर प्रिया और माही दोनों ही खुशी से चहक उठी। सच में रूही, तुम वापस इंडिया शिफ्ट होने वाली हो? रूही ने कहा, हाँ नहीं तो, इसीलिए तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल किया था। प्रिया ने पूछा, कब होने वाली हो शिफ्ट? तो रूही ने कहा, बस यही कोई 1 महीने बाद। फिर माही ने पिलो को गोद में रखते हुए कहा, फिर तो हम फिर से पहले की तरह ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं। कितनी मिस करती हूँ ना मैं उन दिनों को। तो रूही ने भी स्माइल करते हुए कहा, मैं भी उन दिनों को बहुत मिस करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फिर बाद में बात करती हूँ, कहकर उसने वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सारिका ने रूम में आते हुए पूछा, क्या बात है, दोनों इतना खुश नजर आ रही हो, कोई गुड न्यूज है क्या? तो मुझे बताओ। तो माही ने खुश होते हुए कहा, दी आपको पता है रूही वापस इंडिया शिफ्ट होने वाली है? तो सारिका ने सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ मुझे पता है। तो प्रिया और माही ने दोनों ने हैरानी से पूछा, आपको पता है, फिर आपने बताया क्यों नहीं? तो सारिका ने कहा, मुझे रूही ने मना किया था कि वो ये गुड न्यूज खुद तुम्हें बताएगी। माही ने फिर प्रिया से कहा, प्रिया जब रूही वापस आएगी ना, तो तुम भी कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ जाना, हम सब मिलकर फिर ढेर सारी मस्ती करेंगे पहले की तरह। तो प्रिया ने कहा, बिल्कुल, मैं भी अभी से प्लानिंग शुरू कर देती हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ, वेदांश के वापस आने का वक्त आ गया था, और तुझे पता है ना, जब भी वो स्कूल से घर आता है तो हमेशा सबसे पहले मुझे ही ढूंढता है। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको स्टोरी? आई होप पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रीत अभी कॉलेज आई ही थी कि अविका ने उसे पीछे से आवाज़ देकर रोक लिया। प्रीत रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रीत ने मुड़कर अविका की तरफ देखा। अविका अपनी बुक पकड़े हुए उसकी तरफ आ रही थी। अविका को देखकर प्रीत ने अपना मुंह फेर लिया और अविका उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अब तक नाराज हो क्या मुझसे? तो प्रीत ने कहा, तुम्हारे काम ही ऐसे हैं अविका। अविका ने उसे मनाते हुए कहा, प्रीत यार छोड़ दे ना, गुस्सा हो गई गलती, माफ कर दे। प्रीत ने अविका से कहा, अविका आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमारी लाइफ की कोई भी बात हमने एक दूसरे से छुपाई हो? फिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? चलो हीर की बात तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हीर की को मेरी दोस्त बने कुछ ही दिन हुए हैं,
लेकिन तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो ना, फिर भी तुमने ऐसा किया। अविका ने अपने दोनों कान पकड़ लिए और बेचारी सी शक्ल बनाते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर देना, आइंदा मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, पक्का प्रॉमिस, कहकर प्रीत ने अपने गाल को हल्का सा पिंच किया। अब प्रीत भी अविका से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती थी। आखिर वो उसकी बचपन की दोस्त थी। कई जगह पर अविका ने प्रीत को उसकी मम्मी की डांट से बचाया भी था। तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, चल ठीक है, ये तेरी आखिरी गलती होनी चाहिए। आज के बाद मुझे पता चला ना कि तूने मुझे कोई सीक्रेट रखा है तो बस तब से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। अविका ने खुश होकर प्रीत को टाइट हक कर लिया, पर खुशी खुशी से कुछ ज़्यादा ही टाइट कर लिया था। इसीलिए प्रीत ने घुटी हुई आवाज़ में कहा, क्या कर रही है, मारेगी क्या मुझे? अविका ने उसे थोड़ी दूर होते हुए कहा, अरे मरे तेरे दुश्मन, अच्छा मेरे साथ चल, कैंटीन में हीर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो प्रीत ने कहा, मुझे नहीं जाना कैंटीन में, क्योंकि मैं हीर से भी नाराज़ हूँ। तो अविका ने कहा, अरे तू उधर तो चल तो सही, वो तुम्हें तो तभी तो तुझे सॉरी बोलेगी ना। कहते हुए अविका ने उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। अविका चलते हुए सामने की तरफ देखने के बजाय प्रीत की तरह ही देख लेते हुए बात कर रही थी। तभी वो किसी से टकराई। इससे पहले कि अविका गिरती, प्रीत ने उसे संभाल लिया। फिर उस दोनों ही सामने की तरफ देखने लगी, जहाँ पर एक शख्स फर्श पर गिरा हुआ अपने फ़ोन को देख रहा था। फिर उसने घूरकर उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा और वो शख्स करीब 30-32 साल का लग रहा था और उसने अपने चेहरे पर चश्मा भी लगाया हुआ था, पर उसकी आंखें काफ़ी गहरी थी और उसका देखने का तरीका भी बहुत अजीब था। अब प्रीत और अविका ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सामने की तरफ देखते हुए उस शख्स से माफ़ी मांगी। अविका ने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, वो गलती से हो गया, हमारा ध्यान इधर नहीं था ना। उस आदमी ने कुछ भी नहीं कहा और झुककर अपना फ़ोन उठाया और अटक पटक कर देखने लगा कि कहीं वो टूटा तो नहीं है। तभी फ़ोन बिल्कुल सही था। उसने अपनी पॉकेट से रुमाल निकाली और फ़ोन को साफ करते हुए वापस अपनी पॉकेट में रख लिया और फिर उन दोनों को देखते हुए कहा, आपने डिसिप्लिन में रहना सीखो और नज़र हमेशा सामने की तरफ रखो, कहकर वो आगे बढ़ गया। प्रीत और अविका दोनों ही अजीब नज़रों से जाते हुए देखने लगी। प्रीत ने कहा, ये थोड़े अजीब नहीं है? अविका ने कहा, हाँ यार, मुझे भी अजीब लगा, पर थोड़ा नहीं, हम तो हीर के पास जा रहे थे ना, कहकर अविका ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे कैंटीन की तरफ ले गई। वहीं वो शख्स कुछ दूरी पर जाकर रुक गया और उसने पलटकर उन दोनों की तरफ देखा और उसके होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। अविका जब प्रीत को लेकर कैंटीन पहुंची तो हीर एक टेबल पर ढेर सारा खाने का सामान सजाए बैठी थी। उसने जब अविका के साथ प्रीत को आते हुए देखा तो जल्दी से अपनी चेयर से खड़े होकर अपना हाथ हिलाते हुए बोली, हाय गर्ल्स, इधर आ जाओ दोनों, क्या कहते हुए हीर ने इशारा करते हुए कहा। तभी अविका प्रीत को लेकर वहीं आ गई। अविका ने टेबल में इतना सारा खाना का सामान देख तो हैरानी से पूछा, हीर, इतना सारा खाना कौन खाएगा? तो हीर ने कहा, हम सब खाएंगे ना। तो प्रीत ने कहा, हम सब ने भी खाया ना, तब भी ये खाना खत्म नहीं होने वाला है, तुम्हें इतना सामान ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? हीर अपनी चेयर से खड़ी हुई और प्रीत के पास आकर हाथ में उसका हाथ पकड़े और उसे अपने दूसरे हाथ से अपना कान पकड़ते हुए कहा, सॉरी प्रीत, मैंने तुमसे सच छुपाया, इसीलिए ये सब मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है। तो प्रीत ने अपने हाथ मानते हुए कहा, पहले प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करोगी। हीर ने कहा, प्रॉमिस, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, और पता है प्रॉमिस कभी तोड़ना नहीं चाहिए वरना पाप पड़ता है, ऐसे मेरी मोम कहती है। हीर की बात सुनकर प्रीत मुस्कुरा उठी। फिर वो तीनों ही अपनी चेयर पर बैठ गए और उस खाने पर जैसे टूट पड़ी। कुछ देर बाद उन तीनों ने मिलकर आधी से ज़्यादा खाना खत्म कर दिया। प्रीत ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बस मेरा तो हो गया, अब मुझ में हिम्मत नहीं है इसे खाने की। अविका का भी थोड़ा ऐसा ही हाल था। हीर ने कहा, मुझे तो लगता है मेरा 3-4 किलो वजन बढ़ने वाला है इतना सारा खाना खाकर। तो अविका ने कहा, चलो 2-4 राउंड कॉलेज के मार के आते हैं, सारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। प्रीत ने कहा, इतने सारे खाने का क्या करें, जो हमने बिल्कुल छुआ भी नहीं है, वो तो वेस्ट हो जाएगा ना। तो अविका ने कहा, एक काम करते हैं, इसे पैक करवा लेते हैं और बाहर ही किसी को दे देते हैं। प्रीत ने कहा, हाँ ये आइडिया अच्छा है। फिर प्रीत ने उसे सारे खाने को पैक करवा लिया और उन्हें बिल्कुल भी नहीं खाया था। फिर खाने की पैक लेकर प्रीत हीर और अविका के साथ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद वापस कॉलेज में आई तो प्रीत ने कहा, चलो वहाँ खाना किसी के काम तो आया। हीर, आज से इस तरीके से इतना सारा खाना का सामान मत मंगवाया करो, खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है, ऐसे मेरी मम्मी कहती है। तो हीर ने कहा, हाँ यार, मेरी मॉम भी मुझे यही कहती है, पर तुम्हें मनाने के लिए ही मैंने ये सब किया। वो क्या है ना, मुझे पता है कि भुक्कड़ दोस्त को कैसे मनाया जाता है, वरना मैं खाना वेस्ट नहीं करती हूँ। हीर की बात सुनकर प्रीत ने उसे अपनी भौहें सिकुड़ते हुए घूर कर देखा। तो हीर ने हंसते हुए कहा, अरे यार, मैं तो बहुत बड़ी वाली भुक्कड़ हूँ ना, कहकर हीर हंसने लगे। तो प्रीत ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, हम तीनों भुक्कड़ की तिकड़ी मस्त है। इस बात पर तीनों ही बड़ी जोर से हंसने लगे। तभी हीर को कुछ याद आया, अच्छा प्रीत, अभी मुझे जाना होगा, मैं तुझे बाद में मिलती हूँ।
प्रीत उसे कुछ पूछने वाली थी, पर हीर उसे बात सुने बिना ही वहाँ से चली गई। हीर कॉरिडोर में चलते हुए एक क्लासरूम को देख रही थी। कहाँ चला गया वो? मुझे यहीं तो आने के लिए कहा था। ये आरव बिना। हीर अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी। तभी किसी ने उसकी बाहें पकड़कर उसे खींच लिया। इससे पहले कि हीर चीखती, आरव ने उसे पिलर से सटाते हुए उसके मुंह पर हाथ रख लिया। हीर अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए हैरानी से आरव को देख रही थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट हमें जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और कहानी को मैं बेहतर तरीके से डिजाइन कर पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।